Good morning, students. So let us continue the third lesson of history, page number 11, right hand side, the second last paragraph, civil services. To strengthen the British rule in India, there was a need of bureaucrats. Bureaucrats means जो काम करने वाले लोग रहते हैं, ओके, जो वर्किंग क्लास होता है तो उनको ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है. लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड ब्यूरोक्रेसी. Civil services became an important part of British government. Okay, now listen students. ब्रिटिशर्स ने जो क्या किया था, पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया था. अब उन्हें एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में सेट करना था, तो उसके लिए डिफरेंट तरीके के जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो करने के लिए उनको लोग चाहिए थे, है ना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर कोई काम करने के लिए इंग्लैंड से लोगों को बुलाया जा सके. सो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू जो काम करने वाले लोग हैं उनको अपॉइंट किया जा सके. तो उसके लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ब्यूरोक्रेसी को. दैट मीन्स कार्यपालिका जिसको कहा जाता है, काम करने वाले जो लोग हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए. सो इसके लिए सिविल सर्विसेज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया. सो he restricted the private trade carried out by the company officers and for this purpose he increased their salary. ओके, सो उसने क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो प्राइवेट ट्रेड करने वाले जो लोग थे उनके ऊपर, जो कंपनी ऑफिसर्स थे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनकी सैलरी भी इंक्रीज़ कर दी. फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही डिवाइडेड द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज इनटू डिस्ट्रिक्ट्स. सो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट उन्होंने स्टेप ये लिया कि जितने भी इंडिया में ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में जितना भी पार्ट था, जितने टेरिटरीज थे, उनको डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रॉपर तरीके से सेट किया जा सके. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज द चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. सो फर्स्ट क्या किया, पूरे इंडिया को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया और हर कोई डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता था वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो कि अभी भी वो सिस्टम है जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया. आपको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक कलेक्टर होता है और अगर आपको कलेक्टर बनना है या फिर कलेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए पहले तो कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम देना होता है. ओके, IAS एग्ज़ाम जो रहता है वो पास करना होता है. आफ्टर दैट आप कलेक्टर के लिए जो है वो अपॉइंट हो सकते हो. तो ये जो पूरा सिस्टम है वो एग्जैक्टली ब्रिटिशर्स के टाइम में स्टार्ट हो गया था और जो गवर्नर जनरल ने इस प्रोसीजर को इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस. ओके, ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. सो कलेक्टर जो होता था, एक डिस्ट्रिक्ट का जो हेड वो कलेक्टर होता था और उनके कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते थे, क्या क्या ड्यूटीज़ होती थी. कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, दैट मीन्स टैक्स कलेक्ट करना. गिविंग जस्टिस एज वेल, जस्टिस देना एक डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों को. मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कानून बनाए रखना. द ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस नोन एज इंडियन सिविल सर्विसेज, दैट मीन्स ICS, और अभी उसका नाम चेंज हो गया IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको कहा जाता है वो हो गया है. सो IAS अगर एग्ज़ाम आप कंप्लीट कर लेते हो सो आप कलेक्टर बन सकते हो किसी एक डिस्ट्रिक्ट के. और कलेक्टर मीन्स किसी एक डिस्ट्रिक्ट का हेड, हर कोई डिसीजन जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कलेक्टर ही लेते हैं. ओके, एंड मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स. सो जिस तरीके से IAS जो एक फॉर्म है, फिर ICS जो एक एग्ज़ामिनेशन है या फिर जो एक प्रोसीजर है सिविल सर्विसेज का, जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने, उसी तरीके से मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स को भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा. द ड्यूटी ऑफ मिलिट्री वाज टू सेफगार्ड द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड रीजन्स इन इंडिया, acquire new territories and break down any revolt against the British in India. So मिलिट्री क्यों सेट किया गया था, मिलिट्रीज़ को क्यों बनाया गया था, क्योंकि मिलिट्री का काम क्या था, आर्मी का काम क्या था कि जितने भी ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ थे उस टाइम में इंडिया के जितने भी पार्ट पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो चुका था उनको प्रोटेक्ट करना. इन केस किसी एक रीजन में इंडियंस अगर रिवोल्ट कर रहे हैं तो रिवोल्ट को एक तरीके से सरप्रेस करना. एंड देन एज वेल एज जो भी टेरिटरीज़ है उनमें डिफरेंट तरीके के
जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सेफगार्ड करना और उनको दूर करने का काम मिलिट्री का था। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री वाज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस फोर्स। एंड पुलिस फोर्स का काम क्या है, किसी एक स्पेसिफिक रीजन में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का काम, कानून बनाए रखने का काम किसका है, पुलिस फोर्स का है। और मिलिट्री का काम क्या है कि जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ है उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सेफगार्ड करना। जुडिशियल सिस्टम, सो जो अभी ये सारे सिस्टम हमारे इंडिया में भी हैं, मिलिट्री, हमारे जो तीनों आर्म फोर्सेस है, एयर फोर्स एंड देन मिलिट्री, आर्मी एंड देन नेवी, तो ये जो पूरा सिस्टम है वो, और पुलिस जो एडमिनिस्ट्रेशन अभी हम लोग देख पाते हैं, तो वो भी ब्रिटिशर्स ने ही हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। नाउ द जुडिशियल सिस्टम, द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड अ न्यू जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन इंग्लैंड। ओके, और इसके पहले क्या जुडिशियल सिस्टम था ब्रिटिशर्स के पहले, जैसे मैंने आपको कल कहा था हमारे लास्ट पीरियड में, कि जो हर कोई रीजन में एक स्पेसिफिक रूलर हुआ करता था, राजा हुआ करता था, एम्परर हुआ करता था, तो वो जो थे अपने स्टेट में अपने तरीके से जजमेंट देने का काम करते थे, उनके तरीके से जज हुआ करते थे, वो अपॉइंट करते थे, और जो उनके फेवर में है वही डिसीजन दिया जाता था। लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो इंग्लैंड में जुडिशियल सिस्टम था वो उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, हर किसी के लिए एक ही तरीके का कानून। Every district had a civil and criminal court to solve the local cases. For reconsideration of their judgments, a high court was established. Okay, हर कोई डिस्ट्रिक्ट में क्या है, एक सिविल और एक क्रिमिनल कोड बनाया गया। ना सिविल यानी क्या है एग्जैक्टली, लोगों के प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर कोई दूसरे मैटर से रिलेटेड जो केसेस है उनको सिविल केस कहा जाता है। और क्रिमिनल केस यानी कोर्ट यानी क्या होता है, जिसमें क्राइम को जस्टिस किया जाता है ना। जैसे किसी का मर्डर हो गया, किसी ने चोरी की, किसी तरीके का भी कोई क्राइम जो है वो क्रिमिनल कोर्ट्स में सुलझाए जाते हैं। तो इस तरीके से दो तरीके के कोर्ट्स बनाए गए, सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। और अगर इन केस सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट में दिया गया जजमेंट प्रॉपर नहीं है तो उसके ऊपर सुनवाई करने के लिए उनके ऊपर एक हाई कोर्ट बनाया गया, ताकि किसी तरीके का कोई भी पार्शियलिटी नहीं किया जा सके और हर किसी को प्रॉपर जजमेंट मिल सके। ओके, सो जुडिशियल सिस्टम क्या था, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट। ओके, तो ये जो जुडिशियल सिस्टम है वो अभी भी इंडिया में चल रहा है। हम सिविक्स में जब लेंगे इंडियन जुडिशियल सिस्टम तो उसमें डिटेल में हमारे इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में बताया गया है। बट वी शुड नो कि ये जो जुडिशियल सिस्टम है वो ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस किया था। इक्वलिटी बिफोर लॉ। ओके, सो अब ऐसा प्रोसीजर या फिर इस तरीके का सिस्टम ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इस्टेब्लिश कर दिया था कि कानून हर कोई के लिए समान था, डिस्पाइट ऑफ एनी कास्ट, एनी रिलीजन, एनी सोशल कैटेगरी, किसी भी तरीके से अगर हो, कोई रिच है, पुअर है, कास्ट वाइज हर कोई जो है वो कानून के सामने इक्वल था। इस तरीके का सिस्टम ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। इन अर्ली टाइम्स लॉ इन इंडिया डिफर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर वाज डिफरेंस इन जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज़म। तो स्पेशली इंडिया में पुराने टाइम से कास्ट के बेसिस में बहुत सारी चीज़ें या फिर हमारा सोशल डिवीज़न जो है वो किया हुआ था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स के हाथ में इंडिया आ गया तो उन्होंने क्या किया, ये जो कास्ट सिस्टम है उसको एक तरीके से डिनाई करते हुए उन्होंने हर कोई इंसान के लिए एक तरीके का कानून बनाया। अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मेकाले अ कमेटी वाज सेट अप टू क्रिएट द कोड ऑफ लॉ। सो लॉर्ड मेकाले जब आए इंडिया में गवर्नर जनरल बनते हुए तो उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई और जिसमें कोड ऑफ लॉ फिक्स किया गया कि कानून क्या होना चाहिए पूरे देश के लिए। द इंडियन पैनल कोड वाज एनफोर्स्ड ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया with British principle of equality before law. So British India means what, कि उस टाइम में इंडिया के जितने भी पार्ट्स में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो चुका था तो उसे ब्रिटिश इंडिया कहा गया। तो ये डिसाइड किया गया कि जितना भी इंडिया में पार्ट ब्रिटिश इंडिया का है तो उसमें इंग्लैंड के पॉलिसी के अकॉर्डिंग हर कोई जो है वो कानून के सामने इक्वल रहेगा। ये पॉलिसी या फिर प्रिंसिपल जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया।
but there were some defects in it. There were separate courts and different laws for the Europeans. New laws were difficult to be understood by common people. Okay, सो ब्रिटिशर्स ने इक्वलिटी बिफोर लॉ ये प्रिंसिपल तो इम्प्लीमेंट किया इंडिया में, लेकिन उन्होंने इंडियंस एंड यूरोपियंस के बीच में एक बाइफर्गेशन रख दिया, एक पार्शियलिटी उन्होंने किया, क्योंकि इंडियंस के लिए एक कोर्ट हुआ करता था और यूरोपियंस के लिए दूसरा कोर्ट उन्होंने सेट किया था. दैट मीन्स यूरोपियंस के कंपैरिजन में इंडियंस को लो क्वालिटी कंसिडर किया जाता था, जिसके कारण अगर कोई भी क्राइम इंडियंस करते थे उनको हार्श पनिशमेंट दिया जाता, और उसकी कंपैरिजन में अगर किसी यूरोपियन ने किसी तरीके का कोई क्राइम किया तो उनको जो है वो सॉफ्ट पनिशमेंट दिया जाता था. सो और एज़ वेल एज ब्रिटिशर्स ने जो नए कानून इंडिया में इम्प्लीमेंट किए थे तो वो हमारे यहाँ के जो कॉमन लोग हैं उनके लिए समझना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था. लीगल केसेस बिकेम एन एक्सपेंसिव अफेयर फॉर द कम्युनिटी एंड द केसेस रिमेन्ड पेंडिंग फॉर ईयर्स टुगेदर. और जो भी लीगल केसेस चलते थे, वेदर इट इज़ इन सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, तो उसके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती थी, क्योंकि लॉयर को हायर करना पड़ता था, लॉयर को बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे जो कि आम लोगों के पास नहीं थे. तो रिज़ल्ट ये हुआ कि अगर कोई केस हो भी गया तो वो बहुत सालों तक पेंडिंग रहता था और वो सॉर्ट आउट नहीं किया जाता था.